अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देर, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम चुप रहो, कहा ना। इधर आओ, क्या बात है? फाइनेंशियल एसेट्स का सबूत देना है, इस वजह से लोन अटका हुआ है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक्स वगैरह के पास दस्तयाब आपकी माली मालूमात को आपके वाज़े इत्तफाक से कर्ज देने वाले सभी माली अदारों से साझा करता है। पापा ये तो बहुत ही आसान है। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी। क्योंकि अब है गारंटी हमारी। शादी.com, रजिस्टर नाउ। आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशो कल्चर और इकोलॉजिकल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया की। दरअसल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक तरह से सनती राहदारी का कॉन्सेप्ट है जिसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज शामिल हैं जो कई स्टेट से होकर गुजर रही है। इसका मकसद इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा इफेक्टिव इंटीग्रेशन है जिसकी बुनियाद पर ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के गोल को अचीव किया जा सके। खास बात यह है कि साल 2019 में ही सरकार ने 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स की तरक्की को मंजूरी दे दी थी, जिसको तरक्की देने के काम को नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट के जरिए अमल में लाया जा रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे देश की तेज़ी से तरक्की कर रही इकॉनमी को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने में मदद कितनी मिलने वाली है और इससे हमारी कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें भी हैं जो पूरी होने वाली हैं। इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने इन्वाइट किया है 3 खास मेहमानों को हमारे साथ स्टूडियो में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में प्रोफेसर राम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। केस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में नेटवर्क डेवलपमेंट मैनेजर विक्रमजीत सिंह सेतिया हमारे साथ मौजूद हैं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के फॉर्मर जनरल मैनेजर MK आज़ाद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो आप तीनों का ही हम वेलकम करते हैं और सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रोफेसर राम सिंह जी। हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, एक वो गलियारा जो इंडस्ट्री और आसपास की आबादी को भी शायद उसमें एक साथ लेकर आकर कि उनकी भी डेवलपमेंट हो, देश की भी डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी को हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं? बिल्कुल, आपने जैसा सही फरमाया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो पूरी विचारधारा है, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, उसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और देश के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना, ये उसके मुख्य कारक हैं। पर इससे पहले जरा ये समझना जरूरी है दर्शकों के लिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 मूल कारक हैं। सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन आता है वो एग्रीकल्चर, कृषि से आता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग से आता है, फिर सर्विसेज से आता है। हमारे देश में कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर 55-60% के आसपास है। एग्रीकल्चर की कुछ सीमाएं होती हैं, उसका कंट्रीब्यूशन 14 से 15% के आसपास है। अगर भारत को विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था, जैसा कि आपने शुरू में कहा, उसको बनना, तो एक सेक्टर जहां से हमारी कंट्री में जो जिसको मिसिंग मिडल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बीच का ढांचा है, जो वीक ढांचा है मैन्युफैक्चरिंग का, वो वीक होने की वजह से हमारी आर्थिक विकास को उतनी ज़्यादा गति नहीं मिल पा रही है। और हमारी सरकार ने, हमारे नीति निर्धारक जो हमारी मशीनरी है, उन्होंने इस बात को बहुत ही जो है संजीदगी से समझा और एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट लाया जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जाए। जब हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को जो हमारा मिसिंग जो मिडल है उसको बढ़ावा देंगे तो स्वाभाविक रूप से इससे हमें बहुत सारे जो है इसके लाभ प्राप्त होंगे। एक तो देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इन सभी जो कॉरिडोर होंगे, इनको एक जो ट्रांसपोर्ट, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जोड़ा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, स्मार्ट सिटी का विकास होगा और एक जो ढांचा तैयार होगा वो एक प्लग एंड प्ले के कॉन्सेप्ट पे होगा, जिसमें कि सभी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जब हम कोई इंडस्ट्री इन्वेस्टर कोई भी आता है तो सेटअप करता है, उसमें स्वाभाविक रूप से वो देखता है
कि वो आए और एक बेसिक ढांचा तैयार हो, जिसमें कि जैसे पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड है, सीवरेज से रिलेटेड है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ तक कि जो बेसिक सड़कें हैं और उनका जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या पोर्ट की कनेक्टिविटी है या एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है या वेयर हाउसेस है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा स्मार्ट वेयर हाउसेस है, सभी का मूल जो ढांचा है वो तैयार होना चाहिए। इससे इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़त मिलेगी। और जब हमारे देश में हमने इसके साथ साथ ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट थे, इसके साथ साथ हमारे नीति निर्धाताओं ने इसमें एक और लक्ष्य को शामिल किया है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो बैकवर्ड एरिया है देश के, जो हमने उनकी पहचान करी और वहीं पर इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सेटअप किया जा रहा है। और टोटल जो पर्पज इसका लब्बो लबाब है वो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी टू अचीव 4 मूल जो तत्व है। नंबर 1 4 यूटिलिटीज है, प्रोडक्शन को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर वो प्रोडक्शन तैयार हो, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का हो, अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिटिव कॉस्ट के बेंचमार्क पे हो, पहला। तो दूसरा उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे पास जो सामान नहीं है, भारत को एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश करना। और हमने देखा इस बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां भारत बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से और बहुत फास्ट तरीके से कुछ एरियाज़ में ट्रेडिंग एक्टिविटी को ला रहा है। इसके साथ साथ उसके डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना, और लास्ट में भारत को विश्व पटल पर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में, मैं तो कहूँगा विश्व के जो पटल पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में पेश करना, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्लूसिव बनाना, ताकि देश के सभी एरियाज़ का समुचित विकास हो और सभी स्टेट्स जो है हमारी ग्रोथ का जो है उसमें पार्टनर्स हो। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। आपसे जो मैं सेतिया जी जानना चाहती हूँ वो ये कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है दरअसल वो है क्या। जैसे बहुत सारी बातों के बारे में हमको सर ने बताया अभी, लेकिन ओवरऑल अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आपसे समझना चाहूँ हमारे व्यूअर्स के लिए, तो एग्जैक्टली ये है क्या चीज़? देखिए, ये एक औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट है जिसमें हमने विशेषता इंफ्रास्ट्रक्चर को, औद्योगिक क्षेत्र को और हमारा जो शहरी विकासकरण है उन सबको हमें एक स्थान पर एकत्रित किया है। वो हमने कैसे किया है कि हमने टोटल करीबन 11 इसमें गलियारे बनाए हैं, औद्योगिक गलियारे, जिसमें बड़ी बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट किया गया। पीएम साहब की जो योजना थी गति शक्ति, उसको भी ध्यान में दिया गया है। तो इस तरह से हमने जो औद्योगिक क्षेत्र ने डेवलप किए हैं, तो उसमें हमने टोटल 11 कॉरिडोर बनाए हैं जो प्लान किए हैं। 11 के अलावा हमारे कुछ 2 कॉरिडोर जो है वो डिफेंस के ऊपर है, और उसके अलावा कुछ हमारे रेलवे के अभी जो अभी हमारा बजट अलॉट हुआ है उसमें हमने 3 रेलवे के नए जो प्रोजेक्ट आए हैं। तो ये टोटल 32 प्रोजेक्ट हमने शुरुआत में हमने प्लान किए थे गवर्नमेंट ने, जो कि 11 गलियारों पर थे, जो कि 4 फेसेस में आने थे। इसमें जो विशेषताएं थी कि इस गलियारों में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा डोमेस्टिक मार्केट से भी आएगा और हमारा फॉरेन मार्केट से भी आएगा। हमारा जो आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक कॉस्ट की, और हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 22% 25% से ऊपर जाता है, उसको यदि हम किसी तरह से नीचे ले आते हैं गति शक्ति से, तो वो हमारा मापदंड है कि 8% से नीचे ये होना चाहिए। जैसे चाइना वगैरह में सभी जगह जो आधुनिक जो है टेक्निक अपनाई जाती हैं, वहाँ वो 8 से 10% के बीच में होता है। तो वहाँ तक लाने के लिए ये बड़ा आवश्यक था कि हम कुछ ऐसा सोचें जिससे हमारी स्पीड जो है लॉजिस्टिक की बढ़ जाए, मैन्युफैक्चरिंग में नई टेक्नोलॉजी आए, और जो हमारा जो शहरीकरण है वो बहुत आधुनिक हो जाए। तो ऐसा पूरी तरह से हमें ध्यान रखते हुए हमने इन सबको एकत्रित किया है एक ही जगह पर। तो 11 जो हमने गलियारे शुरू में हमने डिज़ाइन किए थे, उसमें दिल्ली मुंबई का एक गलियारा था जिसको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम दिया गया था। ऐसे करके फिर हमने एक चेन्नई से बना प्लान किया था हमारा गलियारा बेंगलोर के लिए। ऐसे ही हमने अमृतसर से गलियारा एक प्लान किया था कोलकाता के लिए। तो करते करते हमारे पास 11 गलियारे थे, और उसके अलावा फिर 2 गलियारे हमने डिज़ाइन किए थे टोटल डिफेंस को देखते हुए, ताकि हम अपने डिफेंस के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दें और उसमें भी हम आगे बढ़े। तो इन सभी प्रोजेक्टों में हमने देखा है कि हमारा जो जॉब्स डेवलप होंगी नहीं, जो हमारी स्पीड है मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ेगी, और हमारी जीडीपी को भी हमारा बढ़ावा मिलेगा।
एग्जैक्टली एम के आज़ाद जी, आपका भी एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जिन कॉरिडोर्स की हम बात कर रहे हैं एक तरह से वो बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, क्योंकि उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो भी किसी से छिपा नहीं है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किस सेक्टर के लिए और ख़ासतौर से जो हमारा इंडस्ट्री है उसके लिए इस तरीके के जो हमारे कॉरिडोर्स हैं, और अब तो हम लगातार उनकी संख्या भी बढ़ा रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं, उसमें स्पीड बढ़ रही है, एवरीथिंग इज़ देयर, वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे प्रोग्रेस के लिए, नेशन के प्रोग्रेस के लिए, जीडीपी के लिए, इकोनॉमी के लिए? बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। थोड़ा सा मैं इसमें एक कंपैरिजन करना चाहूँगा, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आ रहे हैं उसमें मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर है जी, और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पर है। प्रोफेसर साहब ने जैसे बताया, अभी आज की हम हालात में देखें तो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंपैरिजन तकरीबन 17% है, 17% के आसपास है। एग्रीकल्चर के अपने लिमिटेशंस हैं, तो मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विसेज सेक्टर का है। तो 1991 में जिस समय लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, चाइना और इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। टुडे चाइना बीइंग दी आज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसका जीडीपी ऑलमोस्ट हमसे 5 या 6 गुना ज़्यादा है। तो चाइना है, साउथ कोरिया है, दूसरे जो एशियन टाइगर्स कहते हैं, उन्होंने एक रास्ता लिया था मैन्युफैक्चरिंग के वाया। हम सर्विसेज के उसमें गए, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में भी मैन्युफैक्चरिंग की तो ज़रूरत है। हम अगर इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात करें, कंप्यूटर्स की बात करें, तो उनमें भी मैन्युफैक्चरिंग है। यू नीड टू, आपको कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करना है, मोबाइल्स मैन्युफैक्चर करना है, लैपटॉप्स हैं, दूसरे हैं। तो अभी ये जो कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का है, द फोकस अभी इस पे जो फोकस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी टेक्सटाइल है, हमारे फूड एंड बेवरेजेस से हट के इलेक्ट्रॉनिक्स है और एडवांस्ड है, एरोस्पेस है, इन टेक्नोलॉजीज़ में है। तो और ये कॉरिडोर जैसे डिज़ाइन किए गए हैं 11 कॉरिडोर, तो ये हमारे देश के सभी डायरेक्शंस में, ईस्ट दे आर कनेक्टिंग ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, एंड ऑलमोस्ट दे आर काइंड ऑफ मेकिंग अ रिंग रोड। और इन कॉरिडोर्स के साथ में अभी 5 सिटीज़ ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप होना है, जिनमें इंडस्ट्रीज़ भी होंगी, जिनमें वहाँ पर रहने के लिए वर्कर्स का हाउसिंग होगा, स्कूल्स होंगे, एंड द कॉन्सेप्ट इज़ वॉक टू वर्क। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और फोकस जैसे मैंने बताया कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में है। तो ये कॉरिडोर्स आने पे, मैन्युफैक्चरिंग में आने के बाद हम लोगों का इकोनॉमी का एक पूरा नक्शा बदलेगा। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 3.25 करोड़ 2.75 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमारा करेंट कंट्रीब्यूशन है 17%, द टारगेट, उसका टारगेट है 25% तक ले जाने का। तो इस सेक्टर के आने से सभी तरह का हमारा एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, हमारा जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एक स्टडी आरबीआई ने की थी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹1 इन्वेस्ट करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और जीडीपी बढ़ती है आपकी 2.5 से 3 गुना तक। तो इस समय ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है टोटल इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक आउटले है, एक अनुमानित लागत है करीब 1,44,000 करोड़ रुपयों की है। तो इससे हमारी जीडीपी पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। हम उन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे जहाँ से अभी इंपोर्ट्स ले रहे हैं। बहुत काम इसमें ऑलरेडी भी चल रहा है। ऑलरेडी हम वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं। वी आर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील। तो यहाँ से हमें टेक ऑफ करने में, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ने में और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने में बहुत मदद मिलेगी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए, जिंदगी भर आपका हो जाए।
रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आपसे जो सर मैं समझना चाहूँगी प्रोफेसर साहब ये कि सोशो कल्चरल भी इस पे कोई आस्पेक्ट है क्या, क्योंकि हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि जहाँ से कोई गलियारा जब गुजरेगा तो आसपास का जो पूरा एनवायरनमेंट है, जो पूरा इकोसिस्टम है, जो पॉपुलेशन है, वो भी इन्हांस होगी, उनको भी जो फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे किसी ना किसी सूरत में। तो वो सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, मैं इसको आपका बड़ा जो है रेलिवेंट प्रश्न है और उसको मैं दो एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा जी। जो भारत के दो शुरुआत में गलियारे बने उसमें ग्रेटर नोएडा का गलियारा है और दूसरा धुलेरा का गलियारा है जो कि गुजरात में बनाया गया। इन दोनों एग्जाम्पल्स को मैं लेके साथ में आपको बताना चाहूँगा कैसे ये ट्रांसलेट होगा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका क्या आएगा। भारत आज से लगभग 7-8 साल पहले बहुत बड़ा आयातक था स्पोर्ट्स गुड्स का और इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन का। हमारी सरकार ने अपने निरंतर प्रयासों से ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन का एक इकोसिस्टम तैयार करा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए, एक पूरा हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद मिली और उससे जो हमें एक कहते हैं ना एक इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिशा में बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ सरकार ने इसको एक इस तरीके का ढांचा तैयार किया कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, साथ में वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और उस प्रकार की कम्युनिटी का विकास जिसमें कि सभी के लिए सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इसके लिए भी सरकार ने प्रयास किया है। ज़्यादातर ये इंडस्ट्रीज़ के कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इससे जॉब बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं। भारत, जैसे सर ने बताया, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है और इससे हमारे इंपोर्ट्स भी कट हुए, एक्सपोर्ट भी बढ़े। सिमिलर फैशन जो स्पोर्ट्स गुड्स के जिसके हम बहुत बड़े आयातक थे, आज हम लगभग जो 400 मिलियन के आसपास हमारा इंपोर्ट्स था स्पोर्ट्स गुड्स का, उसको हम काट के लगभग 150 मिलियन के आसपास ले आए हैं। लोअर सेगमेंट्स के सभी स्पोर्ट्स जो टॉयज हैं वो भारत में बनने लगे हैं। आपने इसमें एक बड़ी अच्छी डायमेंशन जोड़ी है, इसका कल्चरल। देखिए, स्वाभाविक रूप से जो पहले टॉयज आ रहे थे उस डॉल में अगर जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखते तो वो एक चाइनीज गर्ल्स के या उससे मिलते जुलते होते थे। जब वो टॉय भारत में बनेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें भारतीय वैल्यू सिस्टम, भारतीय विचारधारा, भारतीय संस्कृति का पहनावा, भारतीय तौर तरीकों का जो उसमें दर्पण है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हमें केवल इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट और सोशल एस्पेक्ट के साथ साथ इसका कल्चरल एस्पेक्ट भी, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया। दूसरा मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा धुलेरा का, जो कि गुजरात में बहुत बड़ा सरकार ने जो एक समावेशी प्रोजेक्ट चलाया है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी। आप नंबर ऑफ जॉब्स देखिए वहाँ पर क्या क्रिएट हुए हैं। और ये एक ऐसी इकोनॉमी है दुनिया के लगभग किसी ज़माने में हम 60 से 70% डायमंड्स की जो कटिंग करते थे, आज हम लगभग 90% पहुंच चुके हैं। और उसमें जो सरकार की जो नीतियां थी, इंटीग्रेटेड जो नीतियां थी, जैसे कि गोल्ड पर 1% ड्यूटी कम कर देना, जब हमने सीपा साइन किया यूएई के साथ में, इससे गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ गया उस क्षेत्र में। और जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो भी प्रोडक्शन हुआ उसके फाइनेंसिंग भी इंटरनेशनल लेवल पे जो गिफ्ट सिटी बनाई है इंटरनेशनल इकोसिस्टम पे बहुत लिबरल कॉस्ट पे आने लगी। और जो भी जेम्स एंड ज्वेलरी वहां बनकर तैयार होगा उससे बहुत बड़ी तादाद में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। उन डिजाइनों में भारतीय डिजाइनरों का जो एक कला है और उनका जो कौशल है और उनका जो एक सोचने का तरीका है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखने को मिलेगा। और ये सारा जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट जो है हम फिर दुबई को वापस भेज देते हैं और फिर वहां से वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चली जाती है। तो देखा जाए तो हमने चुनौतियों को अवसर के रूप में इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के द्वारा बदलने का प्रयास किया है। तीसरा एग्जाम्पल भी मैं लेना चाहूंगा, जैसे कि यूपी को आज से 10 साल पहले उत्तर प्रदेश को एक पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था। आज यूपी 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की इकोनॉमी बन गई है। भारत की जीडीपी में 20% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन केवल यूपी से आ रहा है। यूपी एक एशियन टाइगर के रूप में उभर रही है। उसके पीछे क्या कारण है? हमने एक डिफेंस कॉरिडोर, जिसमें कि जो सबसे पिछड़े हुए, जो कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोग दिल्ली काम करने के लिए आते थे, जैसे झांसी, हमने झांसी में डिफेंस कॉरिडोर, अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो हमने फैक्ट्री लगाई है ब्रह्मोस एनजी मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, जिसकी कैपेसिटी 900 किलोमीटर तक मार करने की होगी, लखनऊ में, उस केवल एक मिसाइल का एक्सपोर्ट लगभग उसके जो ऑर्डर से 15,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, केवल एक मिसाइल सिस्टम के। और उसका एक्सपोर्ट हमने फिलीपींस को लास्ट ईयर किया है और लगभग 400 मिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट ऑर्डर था।
जिससे कि हमने विदेशी मुद्रा अर्जित की है। तो जो स्टेट्स हैं उनको हमारी ग्रोथ में पार्टनर बनाना, और ख़ास रूप से एक समावेशी अर्थव्यवस्था और समावेशी जिसमें हमारी कल्चर का दर्पण, हमारी जो सामाजिक जो ताना बाना है उसका दर्पण, और विशेष रूप से आर्थिक गति प्रदान करना, सरकार ने सभी चीज़ों को इस हमारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में शामिल करने का प्रयास किया है। जी जी। और सेठिया साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे इकोनॉमिकल, सोशो कल्चरल हमने सबकी बात की, लेकिन जो हमारे कॉरिडोर्स हैं इकोनॉमिकली तो उनका जो बेनिफिट है वो हम सबके सामने है, बावजूद इसके भी आप उसमें और क्या ऐसा चाहते हैं, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि उसमें क्या और ऐसा ऐड ऑन किया जाए उस कॉरिडोर में, ताकि वो जो उसका जितना इम्पोर्टेंस एग्जिस्टिंग अभी है उसको हम और मल्टीफोल्ड भी कर पाएँ, अगर हम एडिशनली उन कुछ और चीज़ों को भी उस गलियारे के साथ में ऐड ऑन कर लें। देखिए, पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि अभी जो उसमें ऐड ऑन हुआ है उससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं जी। तो जो ये नया सिस्टम बना है इसमें काफ़ी ऐसी विशेषताएं हैं जिसमें आपको डोर टू डोर जाना नहीं पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरर है उनको यदि वो वहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट करनी है उसके लिए सारा प्रोसीजर ऑनलाइन हो गया है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि उसमें ना आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अलग से लेना है, ना आपको वहाँ पे पानी के लिए, बिजली के लिए कुछ आपने यत्न करना है। आपको पानी, बिजली सब सुविधाएं वहाँ पे ऑलरेडी उपलब्ध की गई हैं। साथ के साथ रेजिडेंशियल जो है एरिया साथ के साथ डेवलप किया गया, और वो भी एक नई नीति से रेजिडेंशियल एरिया बनाया है जिसको हम स्मार्ट सिटी का नाम देते हैं। तो ऐसी ऐसी खूबियाँ ऑलरेडी वहाँ पे आ गई हैं कि पहले उसको हम पूरी तरह से लाभ उसका वर्जित कर लें तो उसके बाद ऐड ऑन की और जो है गुंजाइश उसमें आएगी जी। तो जो हम यदि हम आज से 25 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो किसी औद्योगिक क्षेत्र में यदि कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके जो डिफरेंट टाइप के क्लियरेंस होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी क्लियरेंस, लैंड क्लियरेंस, फिर उसका लैंड मैनेजमेंट, ये सब कुछ जो है दुविधाएं जो हमारे मैन्युफैक्चरर के साथ थी वो सारी की साथ एक ही बार में एलिमिनेट कर दी गई हैं। अब सारा का सारा लैंड मैनेजमेंट जो है ई मैनेजमेंट हो गया है, और साथ के साथ जो ये पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन गया है इसमें जो एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हम जो कार्बन फुटप्रिंट पे जो हम पहले हमारा नेगेटिव कार्बन फुटप्रिंट पे की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे थे उसको हम एक सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। तो हमें पहले जो लाभ इसमें दर्शाया गया उनका मुनाफा लेना है, उसके बाद या पर्याप्त मात्रा में हम उसके और एक्सपेंशन के बारे में हमें सोचना होगा, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये तो कम से कम समझ सकते हैं कि जो अभी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो एकदम दुरुस्त हैं, वो एकदम सही है जी। और आज़ाद साहब, आपसे भी जो मैं जानना चाहूँगी वो ये कि जैसे सर ने कहा कि अब आपको अलग अलग जगह जाकर जो क्लियरेंस है वो सब नहीं लेना है, वो तो शायद 2014-15 में ही बहुत क्लियर कर दिया गया था नेतृत्व की तरफ से देश के कि रेड टेपिज्म नाम की कोई चीज़ अब बचेगी नहीं, तो शायद उसका भी एक ये बेनिफिट है। लेकिन ये जो अभी एग्जिस्टिंग कॉरिडोर्स हैं इसमें क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी एरिया है जिसको कि कवर किया गया है, तो इसमें एक तो जो अभी जो नए गलियारे हैं उनमें किस तरह की संभावनाएं आप देख रहे हैं, और इनका भी अगर हम एक्सपेंशन सोचते हैं, क्योंकि क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो कॉरिडोर्स हैं हम रोड की बात नहीं कर सकते हैं, इसमें हमको शायद इसमें हो सकता है कि आने वाले वक्त में एयर कॉरिडोर्स या फिर हम जो रेलवे ट्रैक्स हमारे हैं उनमें भी कुछ इस तरीके के अमेंडमेंट्स या जो अभी एग्जिस्टिंग हैं उनको भी आपके थ्रू हम समझना चाहते हैं कि उनकी स्थिति क्या है अभी। देखिए, ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कॉन्सेप्ट आई तो सबसे पहले तो ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से शुरू हुआ। अब उसके बाद अभी 11 कॉरिडोर्स ऑलरेडी जिस पे काम चल रहा है जी। 5 सिटीज़ अप्रूव हो गए हैं। तो ये 1 से 11 कैसे हुए? ये ब्रांच कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं, जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को हम इन कॉरिडोर्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे एक जो सोच है कि सारे देश का एक सा विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो पहले अभी तक की जो विकास में रहा है कि कुछ जो क्षेत्र थे वो विकास के केंद्र बन गए और बहुत सारे क्षेत्र जो है वो पिछड़े रह गए। तो अभी देखिए, जो चेन्नई बेंगलोर कॉरिडोर था उसको आगे बढ़ा के कोचीन तक ले जा रहे हैं। इसी तरह जो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर बन रहा है उसमें भी आगे हम ब्रांच
बढ़ा रहे हैं, तो नोडल सिटीज़ मेन बैकबोन पे बन रही हैं, लेकिन साथ में वो दूसरे एरियाज से भी कनेक्टेड रहें। इस तरह की विचारधारा और इस तरह की एक योजना पर काम चल रहा है जी। तो कोशिश ये की जा रही है सभी तरह से प्रयास कि कहीं पर भी पहले के जो विकास के मॉडल थे जो कुछ ही क्षेत्रों में सीमित कर दिए गए, उनसे बचा जाए और इस विकास का फ़ायदा पूरे देश को हो। तो ये कॉरिडोर्स धीरे धीरे दूसरे एरियाज में भी बढ़ेंगे, कनेक्ट होंगे। तो एक समग्र विकास जिसको मैं कह सकता हूँ वो इन कॉरिडोर स्कीम से निश्चित रूप से संभव होगा। जी प्रोफेसर राम सिंह जी, जैसे हमने मोबाइल की, स्टील की बात की कि इसमें तो हम बहुत अच्छे निर्माता बन रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी इतनी अच्छी है कि हम नंबर 2 पर आते हैं, और अलावा इसके टॉयज़ का आपने जिक्र किया, डिफेंस का आपने जिक्र किया, तो हम इन गलियारों को इस लिहाज से भी अपने व्यूअर्स के लिए समझना चाहते हैं कि इट इज़ अबाउट एरिया और इट इज़ अबाउट सेक्टर्स कि जो वहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। क्या हम इसको अगर दिल्ली मुंबई कहते हैं तो उस दूरी के हिसाब से इसको उस डेमोग्राफी के हिसाब से देखें, या जो उसके पैरेलल में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा हम उस हिसाब से देखें? देखिए, इसमें पूरी रूप से बाजार प्रभावी है और हम केवल वही सेक्टर्स चुन रहे हैं जो कि जिनकी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में डिमांड है। दुनिया में जो इंपोर्ट होता है उसका लगभग 15% इंपोर्ट केवल मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स का है। राइट। तो हम स्वाभाविक रूप में हमारा सबसे ज़्यादा थ्रस्ट जो दुनिया में बाजार में बिकेगा वही सामान हम बनाना पसंद करेंगे। हमारे लिए एरिया महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है 3 चीज़ें: कॉस्ट कटिंग, दूसरा क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स या क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, और तीसरा है स्पीड। ये 3 चीज़ों को, और इसमें इंटरमोडल कनेक्टिविटी, इसमें हम लोग जो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और सेकंड जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो है इलेक्ट्रिकल्स का, क्योंकि दुनिया में 14% आयात इलेक्ट्रिकल्स का है। ये 2 आइटम ऐसे। थर्ड हमारा थ्रस्ट एरिया है जो PLI में भी हमने कहा वो है स्पेशलिटी स्टील्स। इसके साथ साथ हम पूरा एक जैसे होता है ना वैल्यू एडेड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज का एक इकोसिस्टम फॉस्टर कर रहे हैं, जिसमें कि डिफेंस सेक्टर बहुत बड़ा है। जैसा कि आपने कहा, हमारा जो टारगेट है हमारे प्रधानमंत्री जी का 2025 तक $5 बिलियन का डिफेंस प्रोजेक्ट्स, हम उसमें ऑलरेडी 2 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। इस साल हम 2.5 बिलियन से भी ज़्यादा है और दुनिया के बाजारों में हमारे उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। तो इसमें जो टोटल फोकस है सरकार का, उन सेक्टरों को चुनना जिनकी की डोमेस्टिकली जो हमारे इंपोर्ट है वो सब्सिट्यूट हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम उन सामान को बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जित करें और देश के आर्थिक विकास को एक कैटलाइजिंग इफेक्ट, जिसमें कि एग्रीकल्चर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकते हैं, तीनों को। अब इसमें जो है पूरा जो फोकस है सरकार का वो मल्टी मॉडल। जब हम मल्टी मॉडल कहते हैं तो सभी मोड्स को डेवलप करना। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मीनाक्षी जी समझना बहुत जरूरी है, हमारे देश का 70% लॉजिस्टिक्स रोड से होता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था देखें तो ये परसेंटेज कहीं भी 20 या 25% से ज़्यादा नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। तो हमारा ये प्रयास रहा है पिछले 5 सालों में, जो हम जिस अमृत काल की हम कामना कर रहे हैं हमारे यशस्वी नेतृत्व में प्रधानमंत्री के, उसमें कि हम रेलवे को ज़्यादा प्रोत्साहन दें। और इसमें 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अमृतसर से दानकुनी, जो कि जिसमें से कि पहला स्ट्रेच जो है अमृतसर से धनबाद तक लगभग रेडी हो चुका है। दूसरा PPP मोड में जो धनबाद से लेकर दानकुनी है उसका कार्य चल रहा है। इसी रूप में जो हमारा दूसरा कॉरिडोर है दिल्ली से लेकर बंबई तक पोर्ट्स की कनेक्टिविटी, उसको सुदृढ़ करना इस पे है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, आने वाली जो चुनौतियाँ हमारे सामने उसको मैं विशेष रूप से रखना चाहूँगा हमारे जो नीति निर्माता उनके सामने। पहला, हमें अपने जो कनेक्टिविटी का मॉडल मिक्स है उसको सुधारना होगा। मैं कुछ आंकड़ों के साथ कहूं, जैसे हमारे देश में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का जो परसेंटेज है वो 1 या 2% के आसपास हम यूज करते हैं, जबकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, मैं कुछ समय जर्मनी में रहा, वहाँ लगभग 25% से ज़्यादा कार्गो की मूवमेंट इनलैंड वाटर से। जब इनलैंड वाटर को हम इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, उससे नंबर 1 फ्लड कंट्रोल होते हैं, वाटर मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है और उससे इरिगेशन की फैसिलिटीज हमारे किसानों के लिए नहरों के द्वारा तैयार होती है। और इससे जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है, क्योंकि एक ट्रक में 1 कंटेनर जाएगा और एक बार्ज में 100 कंटेनर एक साथ ले जाए जा सकते, तो कॉस्ट कटिंग होगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी एक चुनौती के रूप में कि जब ये कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं तो हमारी जो मल्टी मॉडल जो इंटरमोडल जो उसका मिक्स है उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ अभी विश्व इंडस्ट्री 4.0 की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि मैं कहूँ कुछ क्षेत्रों में
इंडस्ट्री 5.0 की तरफ भी शुरुआत हो चुकी है। तो जो उभरती हुई जो टेक्नोलॉजीज है, जिसमें कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इसके साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनका पूरा इकोसिस्टम फॉस्टर करना। जब हम इकोसिस्टम फॉस्टर करने की बात कर रहे हैं तो केवल हमारा ध्यान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने में नहीं होना चाहिए, उसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्ड मैन पावर, उस प्रकार की यूनिवर्सिटीज, उस प्रकार के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और उस प्रकार का करिकुलम डेवलप करना भी हमारा एक उसमें लक्ष्य होना चाहिए। जी। और इसके साथ साथ हमें इसमें एक चीज और ध्यान में जो देने की आवश्यकता है कि जब हम ये सारा कुछ कर रहे हैं तो देश का होलिस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसा सर ने आजाद साहब ने बहुत कहा कि समुचित विकास और सभी का विकास और समावेशी विकास, उसका भी हमें ध्यान रखना होगा। और तो कुछ एरिया इसमें पिछड़ रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा, जैसे कि आज भी बिहार और जो ईस्टर्न पार्ट है हमारा, वहां पर उस लेवल के इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं है। ज्यादातर कॉरिडोर जो आ रहे हैं वो या तो साउथ में आ रहे हैं या वेस्टर्न इंडिया में आ रहे हैं या नॉर्दर्न इंडिया में आ रहे हैं। हमें ईस्टर्न सेक्टर के लिए भी कुछ एक विशेष, जो मैं कहूँगा विशेष नीति बनानी पड़ेगी, ताकि हम देश के सभी क्षेत्रों का समुचित विकास और समावेशी विकास जो है उसकी रूपरेखा को आगे अमली जामा पहुंचा सके। जी सेतिया जी, आपसे जो मैं समझना चाहूँगी इम्पोर्टेंस एक तो क्या है इनकी, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी, उनका जिक्र मैं आपके ज़रिए चाहूँगी। और जैसे सर ने भी जिक्र किया कि नॉर्थ ईस्ट अभी थोड़ा सा अनटच्ड हम कह सकते हैं, अलावा इसके और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा कि अभी तो जो एग्जिस्टिंग है उसको हम देख लें या जो हम अभी कर रहे हैं एडिशनली उसके हम आउटकम्स देख लें कि वो कैसा रिजल्ट देते हैं, उसके बाद हम वे फॉरवर्ड शायद कुछ और भी सोच पाएंगे। लेकिन बावजूद उसके भी जो हमारा एग्जिस्टिंग सिनेरियो है उसका इम्पोर्टेंस देश के इकोनॉमी में आप कितना मानते हैं और कितना ज़रूरी था इस दिशा में सरकार का सोचना और फिर उसको एग्जीक्यूशन लेवल तक लेकर आना? देखिए, इकोनॉमिक एंगल से एक बहुत प्रभावी क्षेत्र है, क्योंकि जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि हमारे जो सर्विस सेक्टर में काफ़ी आगे हम अग्रसर हो चुके हैं, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में कई वर्ष पहले हमारा जो आउटपुट था 50% से ज़्यादा होता था, बट धीरे धीरे जैसे हम सर्विस सेक्टर में आगे बढ़े तो हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका कंट्रीब्यूशन कम होता गया। तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया और आजाद जी ने भी कहा कि हमें सभी तरह से विकास करना है, तो ईस्टर्न पार्ट में जैसे अभी उड़ीसा में एक कॉरिडोर है, उससे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। जैसे कोलकाता और हमारा अमृतसर का कॉरिडोर है, उससे इम्पैक्ट आएगा। नॉर्थ ईस्ट एरिया अभी कुछ हमारे से कट ऑफ है इस कॉरिडोर के प्रोजेक्ट से, उसमें भी कुछ फ्यूचर में कॉरिडोर्स आएंगे तो वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा आउटले दिया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं यदि आंकड़ों की बात करूँ, पिछले साल का जो आउटले था उससे 11.1% जो है इस साल आउटले बढ़ा दिया है, जो कि 11,11,111 करोड़ रुपए का आउटलेट है, जिसमें बहुत बड़ा योगदान जो है हमारे कॉरिडोर प्रोजेक्ट में आएगा। और इन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में यदि हम गति की बात करें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि मल्टी मॉडल जो है गति हमारी होनी चाहिए, जिसमें कॉस्ट जो है रोड से ज़्यादा है और रेलवे में उससे कम है और जो हमारा वाटरवेज है उसमें कम है। तो सरकार ने अभी जो वाटरवेज और रेलवे पे ध्यान देना शुरू किया और पीएम गति योजना में अभी जो हमारा प्री बजट आया है तो उसमें भी घोषित किया गया है, जो स्पेशल 3 कॉरिडोर का अभी जो आवंटन हुआ है, जिसमें पहला कॉरिडोर जो है एनर्जी, सीमेंट और मिनरल्स के लिए बनाया है, दूसरा हमारा पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बनाया है ताकि हम रोड से रेलवे पे जाएं और रेलवे से फिर आगे पोर्ट पे बढ़े, और तीसरा जो है हमारा जो हाई ट्रैफिक डेंसिटी को हमें संभालना है, तो जो तीसरा हमारा कॉरिडोर प्रोजेक्ट है रेलवे का, तो उसको बढ़ावा दिया है। तो इन सबको देखें तो हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, हमारा जो पैसा है वो सही डायरेक्शन में लग रहा है और सही डायरेक्शन में धीरे धीरे हम जो विकसित क्षेत्र नहीं है उनको भी धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका आउटपुट बढ़ने का हम इजाफा फ्यूचर में हम देख पाएंगे। जी, और आज़ाद सर, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री के लिए शायद रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होंगे, क्योंकि आप जनरल मैनेजर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, तो वहाँ इस तरह का जो सेक्टर है जो जिसके लिए कनेक्टिविटी, जिसके लिए स्पीड, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, तो इस तरह की इंडस्ट्री ने किस तरीके से वेलकम किया है इन कॉरिडोर्स का, और
उसके बाद से मतलब जब से ये एग्जिस्टेंस हुआ इन कॉरिडोर्स का और इन्होंने फंक्शनल एक तरीके से जब ये हो गए उसके बाद से और उसके पहले में अगर हम थोड़ा आपसे फ़र्क समझना चाहें तो वो कितना आया है? देखिए, अभी जो कॉरिडोर्स पे काम शुरू हुआ है, इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं और तकरीबन करीब 16,760 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और ये इन्वेस्टमेंट केवल 143 कंपनीज़ ने किया है और 242 कंपनीज़ और भी टोटल वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। सारा जो कॉन्सेप्ट है, प्रोफेसर साहब ने भी बात की, सेठे साहब ने भी, कि हम लोग के एम्फेसिस मल्टी मॉडल पर है। आज की डेट पे जो ट्रांसपोर्ट है, दैट आवर एंटायर ट्रांसपोर्ट और एंटायर फ्रेट जो हमारा है वो रोड ट्रांसपोर्ट पे है 64 से 70% तक। उसमें मैं देखता हूँ, मैं चूँकि पेट्रोलियम सेक्टर से जुड़ा रहा हूँ, तो इस 70% में करीब 28% जो है, जो हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, डीजल का कंजम्पशन है, ये हमारे हैवी कैरियर्स और मीडियम कैरियर्स में है। तो इन कॉरिडोर्स के साथ में, क्योंकि हमें डीकार्बनाइज भी करना है, अपना कार्बन फुटप्रिंट भी कम करना है, डेवलपमेंट तो हो लेकिन एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल हो। डेवलपमेंट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इन कॉरिडोर्स के साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज़ पे काम हो रहा है कि इनके साथ LNG की पाइपलाइन हो, ताकि हमारे ट्रक्स जो हैं, क्योंकि ठीक है हम प्रायोरिटी ट्रेन्स को दे रहे हैं, हम प्रायोरिटी उसको दे रहे हैं, फिर भी जो चलें तो वो LNG पे चलें, वो CNG पे चलें, तो उससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होगा। सो धीरे धीरे कोशिश ये है कि डीकार्बनाइजेशन में हम डीजल और पेट्रोल पर अपना डिपेंडेंस कम करें और हम इन पे बढ़ाएं। तो ये दो तरह से एक्चुअली काम करेगा। एक तो एनवायरनमेंट को भी इम्प्रूव करेगा और जो हमारा देश है वो नेट इम्पोर्टर है। हमारे इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। ट्रेड डेफिसिट हमेशा एक इश्यू होता है। उस इम्पोर्ट पोजीशन में भी जो मेजर जो बड़ा हिस्सा है वो हमें क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट में ही खर्च करना पड़ता है। तो हम जितना जल्द से जल्द अपनी इकोनॉमी को डीकार्बनाइज करवाएं, तो हम इस इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के जो अभी बैलेंस नहीं है उसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे। तो ये जो सारी कोशिशें हो रही हैं और प्लानिंग में ये चीज़ ध्यान रखी है कि ये जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इनमें जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ आ रही हैं, नोडल पॉइंट जिनको कहा जा रहा है, उसमें एनवायरनमेंट और कार्बन फुटप्रिंट का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। और इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनका कार्बन फुटप्रिंट तो कम है, लेकिन अगर उसके लॉजिस्टिक्स का, उसके ट्रांसपोर्ट का कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होगा तो फिर वो ज़्यादा हमें उससे राहत मिलेगी नहीं। तो इस ओर भी बराबर ध्यान दिया जा रहा है कि जैसे उस तरफ तो हमारे इनिशिएटिव्स हैं भी, क्योंकि हमने जैसे 2030 तक का एक हमने टारगेट किया है, 2050 का एक टारगेट है और 2070 तक हम कह रहे हैं कि ज़ीरो एकदम से हम हमारी तरफ से कोई कार्बन फुटप्रिंट उस तरह से होगा ही नहीं। और आई एम श्योर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं वैसा भी होगा और वो बहुत ज़रूरी भी है एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। आपसे प्रोफेसर साहब मैं समझना चाहती हूँ कि बहुत सारी हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री और अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, सब कुछ बहुत, अगर हम ये कहें कि लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखा जा रहा है, जो आइडिएशन है वो बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन लेवल तक भी हम जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके भी कि आपसे मैं जानना चाहती हूँ चैलेंजेस कुछ तो होंगे जिनके ऊपर अभी भी शायद हमको फोकस करने की ज़रूरत है। तो थ्रू यू कोई सजेशंस हैं कि वो अगर थोड़ा सा कम हो जाए चैलेंज के तौर पर तो शायद और ज़्यादा हम स्पीडली एक तरह से मोमेंट पकड़ सकते हैं और वो और ज़्यादा बेहतर होगा इन कॉरिडोर्स के लिए। देखिए, भारत जैसे बड़े देश में चुनौतियों की कोई कमी नहीं होती है और चुनौतियों को ही अवसर बनाना पड़ता है, लेकिन सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने में हमें काफ़ी बड़ी चुनौतियां फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे मुख्य रूप से जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ रही है वो लैंड एक्विजिशन की है। हमारे देश की जो संविधान की अनुसूची 7 के अनुसार
स्टेट्स का सब्जेक्ट्स है लैंड एक्विजिशन और उसमें कई बार हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेच को एक्वायर करने में और उसको समय पर यूज करने में दिक्कत आती है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैं इसको एग्जांपल से कोरबरेट भी करना चाहूँगा। भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि एक इसी का पार्ट है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है, भारतमाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसके अंतर्गत सरकार ने एक बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट लिया और वो बुलेट ट्रेन जो है जिसका गुजरात स्ट्रेच लगभग रेडी हो चुका है, बीच में कुछ ट्राइबल्स एरिया आ रहे हैं और अब जब ट्राइबल एरिया एक तो आपको लैंड का क्लियरेंस लेना है, दूसरा कुछ उसमें से पार्ट जो है वो समंदर के नीचे जा रहा है तो मैरीटाइम का भी क्लियरेंस लेना है, प्लस लैंड का भी क्लियरेंस लेना है और इसका उस पर कोई दुष्प्रभाव ना हो उसके लिए आपको समाज कल्याण या और एसोसिएटेड डिपार्टमेंट ने तो चुनौतियां हैं और इसकी वजह से कई बार प्रोजेक्ट्स हमारे हैम्पर भी होते हैं और डिले भी होते हैं जो सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा जो इसमें मैं समझ रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट जैसा भारत ने अभी तक प्लान किया है, एनविसाज किया है, मैं कहूँगा कि हमने उसमें अपार सफलता प्राप्त करी है, लेकिन जिस प्रकार का हमने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, बड़ा लक्ष्य और 2047 का विश्व पटल पर अपने आप को विश्व शक्ति के रूप में जो है स्थापित करने का लक्ष्य, उसके लिए इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में अभी बहुत सारी समस्या है। मेरे हिसाब से इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट जिस प्रकार से चाइना से जो इन्वेस्टमेंट का पलायन हुआ वो या तो वियतनाम में जा रहा है, बांग्लादेश में जा रहा है, मैक्सिको में जा रहा है, ये नए इंजन ऑफ ग्रोथ बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। भारत को या जो हमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो रेलिवेंट बॉडीज हैं उनको इस बारे में भी बहुत ज़्यादा प्रयास जो है करना होगा। तीसरा हमें जो इसमें मुख्य रूप से है कि हम जो है इसको जितना ज़्यादा इंक्लूसिव, क्योंकि जब हम एक तरफ से इंडस्ट्री 4.0 की बात करेंगे लेकिन हमें जो नीचे से हमारे जो लेबर के लोग आएंगे उनको स्किल करना और उनको उस विकास की दौड़ में शामिल करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो जो लेबर रिफॉर्म्स है, मेरा इशारा उसकी तरफ है। सरकार ने लेबर कोड बना दिए हैं, रिफॉर्म्स हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में क्योंकि ये उसमें उनकी भागीदारी अभी नहीं मिली है तो ये लेबर रिफॉर्म्स अभी हम फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके साथ साथ एक हमें जो है ग्रिड सिस्टम, जैसा सर ने आज़ाद साहब ने बहुत ठीक कहा कि एक हमें जो उसके जो बाय सेक्शंस हैं उसको तैयार करना होगा और उस दिशा में सरकार ने इस बजट में मैं कहूँगा बहुत ही भावी कदम लिए हैं। और अगर हम इन चुनौतियों को ओवरकम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वर्षों में हम इन चुनौतियों को अवसर में बदल कर इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को, जैसे कि चाइना एक दुनिया की फैक्ट्री है, ऐसे ही भारत को दुनिया की फैक्ट्री के रूप में विश्व पटल पर हम स्थापित करने का जो हमारा लक्ष्य है उसमें सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। जी, प्रोफेसर राम सिंह ने चैलेंजेस के बारे में बात की। सेतिया साहब, आपसे मैं पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में जानना चाहती हूँ कि इसके जितने भी हमारे कॉरिडोर्स हैं अभी एग्जिस्टिंग और जिन पर हम लगातार बात कर रहे हैं जिन नंबर्स पर, वो हमें पॉजिटिव आउटकम अभी हाल फिलहाल क्या दे रहे हैं? देखिए, जो हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं इसमें हमें जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा वो हमें प्रोडक्शन का मिलेगा, जिससे यदि हमारी प्रोडक्शन हमारा बढ़ता है तो हमारी ओबियसली जीडीपी बढ़ेगी, बहुत सी जॉब क्रिएट होंगी। जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया कि हम एक जो हमारा यूपी क्षेत्र था उन्होंने एग्जांपल के तौर पर कोट किया, क्योंकि वहाँ पे ये सब कुछ एस्टेब्लिश हो चुका है। तो यूपी का हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 20% जीडीपी में हो गया है। एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मैं कहूँगा कि एक क्षेत्र में जो कि एक पिछड़ा हुआ था तो उसमें हमने कामयाबी पाई है। तो इसी तरह हम इसको यदि दूसरी तरफ में कैलिब्रेट करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारा उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और धीरे धीरे जो ये सारे 11 के 11 कॉरिडोर प्लस जो भी एडिशनल कॉरिडोर और आगे प्लान हो रहे हैं, ब्रांचेस जो प्लान हो रही हैं, उन सब में जो एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा उससे शहरी विकासकरण बढ़ेगा और हमारा जो सोशल स्टेटस बढ़ेगा, इनकम लेवल जो हमारा बढ़ेगा, ओवरऑल एक हम डेवलप कंट्री की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ओवरऑल यदि मैं देखूं तो जो हमारा उद्देश्य है कंट्री का, एक डेवलप कंट्री बनने का, जो कि हमने एक लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य से हम पहले एक डेवलप कंट्री बनने के लिए हम अग्रसर होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज़ाद सर, आपसे भी मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में जानना चाहती हूँ कि हाउ विल यू कंक्लूड दिस कॉरिडोर्स, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो कॉरिडोर्स हैं ये एक तरह से पावर कॉरिडोर्स भी कहे जा सकते हैं, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन इनका है और जिस तरह का लक्ष्य हमने रखा हुआ है ऑलरेडी हमारे नेशन ने 2047 तक कि हम डेवलप्ड नेशन हो जाएंगे, तो उसमें इन कॉरिडोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन आप देखते हैं? बहुत अच्छा आपने शब्द का प्रयोग किया, पावर कॉरिडोर।
मैं इसको और कहना चाहूँगा कि ये केवल पावर कॉरिडोर नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कॉरिडोर है. दिस इज़ नॉट गोइंग टू जस्ट ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी, दिस इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी. इस कॉरिडोर में जिस तरह के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में, जिस तरह की इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ हाई एंड इंडस्ट्रीज़ हैं. उन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए हमें बहुत अपस्किलिंग की ज़रूरत है. लोगों को इस तरह के एजुकेशन देना है, ट्रेनिंग देना है, स्किल्स देना है. एजुकेशन का ओवरऑल लेवल बहुत इम्प्रूव होगा. और इन प्रोजेक्ट्स के चलने के बाद तो ठीक है, चलते हुए भी काफ़ी कुछ इन सारी जो अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एजुकेशन के लेवल्स हैं और हमारे टेक्निकल स्किल्स के लेवल हैं, ये सारे इम्प्रूव होंगे. जी. ये सारे जब इम्प्रूव होंगे तो हमारे सोसाइटी के वर्क कल्चर में, वर्क एथिक्स में, सभी में चेंज आएगा. जी. तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस समय हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अमृत काल कहा है. तो अमृत निकलने के पहले जो समुद्र मंथन हो रहा है जी. वो इस समय समुद्र मंथन हो रहा है. तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत फार रीचिंग है, बहुत दूर तक इसके परिणाम देखने को मिलेंगे. और जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो मैं बिल्कुल मुझे विश्वास है. लेकिन थर्ड और सेकंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है. थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी आज जर्मनी की है, वो करीब $4.47 ट्रिलियन की है. और चाइनीज़ इकोनॉमी $18 ट्रिलियन की है, US $25 ट्रिलियन की है. तो वो तो एक बहुत बड़ा गैप है. लेकिन थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तक पहुंचने का जो हमारा एम्बिशन है, जो हमारा संकल्प है, मैं समझता हूँ इसी गति से हम आगे बढ़ते रहें तो निश्चित रूप से वो पूरा हो पाएगा. जी, आई एम श्योर वो पूरा हो पाएगा. और ये किसका विजन नहीं होगा. और कई बार कहा जाता है कि ख्वाब हमेशा ही बड़े बुनने चाहिए. और अगर 2047 तक का ये ख्वाब है कि हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे, एक बड़ी इकोनॉमी होंगे, तो ये भी तय बात है कि उसका फ़ायदा सिर्फ चुनिंदा लोगों को नहीं होगा. इस देश की आवाम में हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान जिसका की कंट्रीब्यूशन होगा, वो सब भी उसके हकदार होंगे. और एक तरह से अपने आप को हमें देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम 2047 में किस उम्र के पड़ाव में होंगे. और जब देश डेवलप्ड की श्रेणी में आ जाएगा, उस कैटेगरी में होगा, तो हम क्या क्या उस वक्त वो कर रहे होंगे जो आज को अगर हम देखें तो हमें शायद वो ऐसा लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग है. बट आई एम श्योर हम अचीव करेंगे उस गोल को. और वी आर ऑन द राइट ट्रैक. थैंक यू सो मच प्रोफेसर राम सिंह जी, आप आए स्टूडियो में. आपका बहुत शुक्रिया. सेतिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया. आज़ाद सर, आपका भी बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए. तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही. हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं. हमारा ईमेल का पता हम आपको बता दें, ddurduspecials@gmail.com. इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए. आदाब. वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू. मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी.